We will go ahead with next topic, that is acceleration due to gravity. हमको acceleration due to gravity का expression derive करना है. Also we are supposed to understand कि ये acceleration due to gravity क्यों है, what is the formula for acceleration due to gravity, और वो किस किस पे डिपेंड करता है, and what are the factors which will affect a value. a को g बोलोगे यहाँ पे, क्योंकि gravity की वजह से acceleration हुआ. That is why it will be called as acceleration due to gravity. इसके डेरिवेशन के दो अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, मैं दोनों बता दूंगा. वन इज वेरी सिंपल और एक थोड़ा सा इन डिटेल मेथड है. तो वी विल गो थ्रू बोथ ऑफ दिस मेथड्स. द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो एज द नेम सेज, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स है इन शॉर्ट. तो इमेजिन हमारे पास दो मासेस है, एक है कैपिटल एम, एक है स्मॉल एम. तो कैपिटल एम और स्मॉल एम, इन दोनों में अगर डिस्टेंस है r, तो इन दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा F इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m बाय r स्क्वायर. एंड दिस कम्स फ्रॉम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो हमने कल ही देखा था. तो इन जनरल अगर हमारे पास दो मासेस है, एक मास है m1 मतलब कैपिटल M, दूसरा मास है m2 मतलब स्मॉल m, और दोनों का डिस्टेंस अगर r है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दीज टू मासेस इज g कैपिटल M स्मॉल m बाय r स्क्वायर. देखो हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं बाय बाय डिफाइनिंग फोर्स बिटवीन टू मासेस इन जनरल. अभी तक मैंने कहीं पे भी नहीं बोला कि इसमें से एक मास अर्थ है, दूसरा मास मास मून है, या दूसरा मास एक ऑब्जेक्ट का है. इन जनरल अगर दो मासेस है, सो वी नो दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स between two masses, capital M and small m, is given by F equal to g capital M small m by r square. What is r? R is distance between center to center. So center of one mass to another mass, where r is distance between the two masses, या distance between two objects भी बोल सकते हो, between two objects. Another clear? Extremely simple. अब इमेजिन अगर हमारे पास ये इसी में से एक है, वो है अर्थ, और दूसरा मास है ऑफ सम ऑब्जेक्ट विच इज केप्ट ऑन अर्थ. तो फॉर एग्जांपल इसमें से जो कैपिटल एम मास है, अगर वो मैं बोल दूं मास ऑफ अर्थ है, तो लेट अस से इन दोनों में से जो एक मास है कैपिटल एम, दैट इज मास ऑफ अर्थ, और जो दूसरा मास है दैट इज मास ऑफ सम ऑब्जेक्ट विच इज केप्ट ऑन अर्थ. फॉर एग्जांपल ये अर्थ, एंड देन यू हैव अ स्मॉल मास m विच इज केप्ट ऑन अर्थ. ये स्मॉल m आ गया, ये कैपिटल M आ गया. तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू मासेस क्या होगा? रेडियस ऑफ अर्थ. तो द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड द सेंटर ऑफ अर्थ इज रेडियस ऑफ अर्थ. तो कॉन्सेप्ट एकदम एकदम ही सिंपल है, और इससे भी सिंपल डेरिवेशन हम करेंगे, लेकिन पहले बेसिक समझ लो. और हम लोग ये अप्रोच क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है यहाँ पे नाम में ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ. तो वी स्टार्टेड ऑफ विथ, हमने स्टार्ट कहाँ से किया, पहले थोड़ा बैकग्राउंड देना पड़ता है ना, थोड़ा सा बैकग्राउंड, कि हमको पता है दो मासेस है तो उसमें फोर्स कितना है, जी एम एम बाय आर स्क्वायर. फिर हम बोलेंगे इमेजिन इसमें से जो एक मास है वो अर्थ है, और दूसरा मास जो है वो ऑब्जेक्ट है, सम ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, मे बी यू एज एन ऑब्जेक्ट. ओके, तो मे बी यू एज एन ऑब्जेक्ट स्मॉल m, और कैपिटल M इज मास ऑफ अर्थ. तो इस इन दिस केस, सो फॉर सिमिलरली फॉर अर्थ एंड सम मास, similarly force between earth and some object of mass m is given by, क्या आएगा फोर्स,
क्या आएगा फोर्स जी कैपिटल एम बाय सिर्फ कैपिटल आर. व्हाट इज कैपिटल आर इन दिस केस? radius of earth. This is actually distance between center of earth and the center of object. Distance between centers of earth and object. और यही होता है रेडियस ऑल्सो. दिस इज ऑल्सो इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ. ज्यादा क्लियर? तो पहले दो मासेस लिए. जनरल फॉर्मूला था ना वो. एनी टू मासेस में भी दो ऑब्जेक्ट है, कैपिटल एम स्मॉल एम, M1 M2 बोल दो. उसके बाद हमने एक मास को अर्थ मान लिया, एक मास को ऑब्जेक्ट मान लिया, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था? अर्थ के सरफेस पे रखा था. तो फोर्स क्या आएगा? जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय कैपिटल आर स्क्वायर, वेयर कैपिटल आर इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज आल्सो इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ. अब यहां तक क्लियर, राइट? इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1. बट ऑब्जेक्ट था अर्थ के फील्ड में. फील्ड किसका है? अर्थ का है. ऑब्जेक्ट किसके फील्ड में है? तो फोर्स एक्सपीरियंस कौन कर रहा है और एक्सर्ट कौन कर रहा है? ऑब्जेक्ट इज एक्सपीरियंसिंग फोर्स एंड अर्थ इज एक्सर्टिंग फोर्स. तो जब आप फोर्स का एक्सप्रेशन लिखते हो, मास इनटू एक्सेलरेशन, इसमें जो मास होता है ये वो मास होता है जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है. तो यहाँ पे फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? कैपिटल एम की स्मॉल एम? स्मॉल एम. बट वी नो that force is also equal to mass into acceleration. Equation number 2. Therefore from equation number 1 and 2, इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड का 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? सेम है. इक्वेशन 1 का LHS और 2 का LHS सेम है. तो क्या लिखोगे? MA इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m बाय आर स्क्वायर, विच मीन्स ये एक मास और एक मास हो गया कैंसर. तो आपको मिल गया एक्सेलरेशन का इक्वेशन जी एम बाय आर स्क्वायर. ये एक्सेलरेशन किसका है? ऑब्जेक्ट का है कि अर्थ का है? अच्छे से सुन लो. ये एक्सेलरेशन कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? ऑब्जेक्ट की अर्थ? ऑब्जेक्ट. तो दिस इज द एक्सेलरेशन. This is the acceleration acting on the object, due to gravitational force of earth, and is known as, तो क्या बोलते हैं? acceleration due to gravity. और इस केस में हम ए का नोटेशन चेंज कर देते हैं. हम ए को लिख देते हैं स्मॉल जी, और ये बन गया GM बाय आर स्क्वायर. गुड. तो बहुत सिंपल डेरिवेशन है. और एक मेथड बताऊंगा, लेकिन पहले स्टेप समझ लो. हमने स्टार्ट किया फोर्स बिटवीन टू मासेस इन जनरल, GM बाय आर स्क्वायर. इसमें से फिर हमने बोला कि अगर एक मास अर्थ होता और एक मास अगर ऑब्जेक्ट है तो बन जाएगा GM अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? अर्थ के सरफेस पे है. और इसको मैं लिख सकता हूं MA इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m बाय आर स्क्वायर. तो ये हो गया कैंसल. तो आपको A मिल गया GM बाय आर स्क्वायर. करेक्ट. तो ये एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का था ड्यू टू फोर्स ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ. तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका नोटेशन चेंज कर देते हैं. इसको लिख देते हैं G. सिंपल. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज, इफ यू नोटिस ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्जेक्ट पे एक्ट हो रहा है. तो ये एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस ऑब्जेक्ट कर रहा है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट से रिलेटेड एक भी पैरामीटर नहीं है. यहाँ पे कैपिटल M कौन था? मास ऑफ अर्थ. G क्या है? कांस्टेंट है. और R क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ है. इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास 10 टन का हाथी हो और अगर आपके पास 1 ग्राम का पेपर हो,
उस 10 टन के हाथी को और 1 ग्राम के पेपर को एक हाइट से एक साथ छोड़ दिया तो दोनों का वेलोसिटी का चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी सेम होगा, मतलब वो दोनों एक साथ ही ग्राउंड पे आके पहुंचेंगे। दिस इज व्हाट इट मींस। तो अगर आपको ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करना है तो यू कैन ऑल्सो डू। अब मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक स्मॉल रबर है और एक इरेजर, मतलब और एक कुछ प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट है मेरे पास। एक्चुअली एक्चुअली ये ज्यादा हाइट से ड्रॉप करना चाहिए, तो जिस इन दोनों को सेम हाइट से एक साथ जब रिलीज किया तो व्हाट यू विल नोटिस इन दिस केस इज, जिसका मास ज्यादा था वो जल्दी नीचे गया और जिसका मास कम था वो लेट पहुंचा। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। फिर ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू एयर। क्योंकि अगर यहाँ पे एयर होगा तो एयर रजिस्ट करेगा। तो इन केस ऑफ एग्जाम्पल ऑफ एलिफेंट एंड दैट पेपर, तो इफ एयर इज रिमूव्ड, तुम अगर एयर को रिमूव कर देते हो तो दोनों एग्जैक्टली सेम टाइम पे ही ग्राउंड पे पहुंचेंगे। दे विल रीच अर्थ एग्जैक्टली एट द सेम टाइम इरिस्पेक्टिव ऑफ मास। फिर चाहे 10 टन का हाथी हो या तुम 100 टन का कुछ और लेके आओ, दोनों को रिलीज कर दो एक साथ, दे विल रीच द ग्राउंड एग्जैक्टली एट द सेम टाइम। बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड ही नहीं करता, ये डिपेंड करता है अर्थ के मास पे, ये डिपेंड करता है जी पे, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 × 10⁻11। ये डिपेंड करता है रेडियस ऑफ अर्थ पे विच इज 6378 किलोमीटर। क्लियर? यहां तक क्लियर? अगर अर्थ रिवॉल्व हो रहा है अराउंड सन और मुझे अगर अर्थ का एक्सेलरेशन निकालना है ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ सन, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? जी मास ऑफ सन अपॉन रेडियस, मतलब डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ का स्क्वायर, वो होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये जो आर हमने लिखा है, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ सन इन दैट केस। तो याद रखना ये जो कैपिटल एम है ये सोर्स मास है, मतलब जिसने ग्रेविटी प्रोड्यूस किया, जिसका मास ज्यादा है, जो सोर्स है उसका मास। हमने अगर मून अर्थ सिस्टम लिया तो फिर यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून ड्यू टू अर्थ, उसमें ये एम कौन होगा? मास ऑफ अर्थ। ऑब्जेक्ट नियर अर्थ, मास ऑफ अर्थ। ऑब्जेक्ट नियर मून, मास ऑफ मून। और ये आर होता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सरफेस पे है तो देन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द सेंटर ऑफ अर्थ इज रेडियस ऑफ अर्थ, इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे? कैपिटल आर। देन इसको हम एक अल्टरनेट मेथड से भी डिराइव कर सकते थे, तो फिर ये क्यों यूज किया है? थोड़ा डिटेल्ड है ये, आपको पिछले टॉपिक के साथ कनेक्ट करता है कि हमने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा था, जिसमें एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस। फिर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि आपको पता ही है, तो दोनों में से एक मास अर्थ है, एक मास ऑब्जेक्ट है, तो डिस्टेंस हो गया कैपिटल आर। लेकिन एक्सेलरेशन किसका होगा? ऑब्जेक्ट का होगा, क्योंकि फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? ऑब्जेक्ट कर रहा है। तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, मास मास हो गया कैंसर। इसको हम एक अल्टरनेट मेथड से भी डिराइव कर सकते थे, वो ज्यादा इजी है और याद रखना ज्यादा सिंपल है। तो अल्टरनेट मेथड मैं डिटेल लिखूंगा नहीं, सिर्फ मैं आपको बता दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, फॉर एग्जाम्पल यू योरसेल्फ, यू आर एन ऑब्जेक्ट, any object which is near to the earth or which is on the surface of earth, उसका वेट होता है। do you feel you have weight? लगता है ना? कैसा लगता है कि अरे हमारा वेट ही नहीं है, हम एकदम वेटलेस हो गए। लगता है ऐसा? वेट लॉस वाला फीलिंग आता है क्या? नहीं। तो एवरी ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हैज वेट। ये why do you think you have weight? because of because of because of gravitational force, because of gravitational force. What is the formula for weight? mg. mg. What is gravitational force between you as a mass small m and earth as mass capital M? G capital M small m by, where r is radius of cancel and
हो गया gm/r², वही लिखा है gm/r², राइट। तो इस मेथड से फटाफट से आ जाएगा आंसर। ये मेथड सिर्फ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में याद रखने के लिए, अगर फॉर्मूला गलती से भूल जाओ, क्योंकि होता है ना कंफ्यूजन, ये मास अर्थ का था कि ऑब्जेक्ट का था, तो तुमको 2 मिनट में याद आ जाएगा, वेट इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट इज mg, किसका वेट, ऑब्जेक्ट का वेट, तो mm हो गया कैंसल, तो g कैपिटल M/R²। मैं इसको याद ऐसे रखता हूँ कि सब कैपिटल से है, तो सब कैपिटल मतलब जो बड़ा है वो, और बड़ा है तो अर्थ का मास, सन बड़ा है तो सन का मास, सिंपल। यहाँ तक क्लियर, गुड। अब if I ask you what is the value of g, most of you will say 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट दैट इज हाफ ट्रूथ। वो वैल्यू होती है अर्थ के पोल पे और अर्थ के सरफेस पे। आप जैसे ही अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे जी की वैल्यू कम होगी, और जी की वैल्यू कम होना मतलब वेट कम होना, इन शॉर्ट। तो अगर आपको एक स्पेसशिप में बिठा दे और ऊपर भेज दे, तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा आपको ऐसा लगेगा कि आपका वेट कम होते जा रहा है। सिमिलरली जैसे आप अर्थ के अंदर जाओगे, डेप्थ में जाओगे, उस केस में भी, इन दैट केस आल्सो द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। जैसे आप अर्थ के पोल से अर्थ के इक्वेटर की तरफ आओगे, उस केस में भी वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। तो अर्थ के पोल पे जो वैल्यू होती है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लास्ट बेंच, ध्यान सिर्फ इधर चाहिए। The value of g that you write down 9.8 meter per second square is the value of acceleration due to gravity on the surface of earth at poles, north pole या south pole। अगर सरफेस से ऊपर जाओगे तो कम होगा, सरफेस से नीचे जाओगे तो कम होगा, पोल से इक्वेटर की तरफ आओगे तो भी कम होगा। अब क्वेश्चन ये था कि एग्जैक्टली कितना कम होगा, या फिर कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो हमको बताएगा कि जी की वैल्यू कितनी कम हुई। तो अगला टॉपिक है वेरिएशन इन द वैल्यूज ऑफ जी, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम इन टोटल 3-4 वेरिएशन देखेंगे। वेरिएशन इन जी विथ अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मतलब हाइट, विथ डेप्थ, विथ लैटिट्यूड एंड विथ शेप ऑफ अर्थ। लैटिट्यूड क्या है मैं बताऊंगा बाद में, और शेप ऑफ अर्थ का रिलेशन क्या है ये भी बाद में देखेंगे। लेकिन पहला फर्स्ट इज वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विथ अल्टीट्यूड, वेरिएशन इन जी विथ अल्टीट्यूड मतलब आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जा रहे हो और जी की वैल्यू चेंज हो रही है, तो कितना चेंज हो रहा है, क्या फॉर्मूला है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे डिराइव करना है, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो सबसे पहले लेट अस कंसीडर, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जो इनिशियली अर्थ की सरफेस पे था। तो लेट अस कंसीडर वी हैव एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज केप्ट इनिशियली ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जब तक वो अर्थ की सरफेस पे है, उसका डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से कैपिटल आर है। कितना, कैपिटल आर। इसका मास कितना है, स्मॉल एम, और अर्थ का मास क्या है, कैपिटल एम। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाता हूं हाइट पे, तो रिमेंबर वन थिंग, हाइट हमेशा आप अर्थ की सरफेस से मेजर करोगे। तो यू विल ऑलवेज मेजर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो यह आ जाएगा स्मॉल एच। अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो होता है आर प्लस एच। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, आर प्लस एच। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। तो इनिशियली ऑब्जेक्ट कहाँ था, अर्थ की सरफेस पे, और डिस्टेंस कितना था, आर, कैपिटल आर। फिर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ ले गए, हाइट पे। ये हाइट तुमने कहाँ से मेजर किया, सरफेस से। तो सेंटर से डिस्टेंस कितना हो गया, आर प्लस एच। तो कंसीडर an object of mass m kept on the surface of earth, kept on the surface of earth। we know that, हमने अभी अभी इक्वेशन डिराइव किया है किसका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। we know that
acceleration due to gravity, acceleration due to gravity on the surface, on the surface is, क्या थी वैल्यू, g इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, ये सरफेस वैल्यू है। अब हम ऑब्जेक्ट को हाइट पे लेके जाएंगे। So now let us take the object at height h, at height h कहां से मेजर किया हाइट, from the surface, at height h from the surface of earth. Acceleration due to gravity in this case, acceleration due to gravity in this case, अब जब आप हाइट पे लेके जा रहे हो तो एक्सेलरेशन का वैल्यू चेंज होगा, लेकिन एक्सेलरेशन डिपेंड किस पे करता था, जी पे, एम पे और आर के स्क्वायर पे। अब जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो जी की वैल्यू चेंज होगी क्या, नहीं, वो तो कांस्टेंट है। एम चेंज होगा, मास ऑफ अर्थ, नहीं, वो भी कांस्टेंट है, तो चेंज क्या होगा, डिस्टेंस। तो आर प्लस एक्स का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अभी कभी कंफ्यूज हो भी जाओ तो इसका एक छोटा सा ट्रिक होता है। ऑब्जेक्ट चाहे अर्थ के सरफेस पे हो, ऑब्जेक्ट चाहे हाइट पे हो, जैसे तुम, हम सब लोग, हम हाइट पे है, वी आर नॉट राइट एट द सरफेस, वी आर ऑन द सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जो भी होगा वो। आपका वेट जब आप सरफेस पे थे तो कहां से आया, ग्रेविटेशनल फोर्स। आपका वेट आप जब हाइट पे हो तो कहां से आया, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वेट का सोर्स क्या है, सेम है। तो अगर आपको याद नहीं रहे तो फिर वही करना, वही लिखना, वेट इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों केस में वेट इज mg एंड इट इज gmm बाय आर स्क्वायर, कैंसल एम, ये सरफेस पे था। सिर्फ जब तुम हाइट पे थे तो mgh इक्वल टू gmm अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर, वापस से m और m, तो g की वैल्यू सरफेस और g की वैल्यू हाइट पे मिल गई आपको, करेक्ट, राइट। तो एक्सट्रीमली सिंपल केस है, तो कंफ्यूजन का कोई चांस ही नहीं है इधर, दिस सो सिंपल। जैसे ऑब्जेक्ट हाइट पे जा रहा है तो सिर्फ डिस्टेंस चेंज हो रहा है, बाकी सारे पैरामीटर्स सेम है, कांस्टेंट है। हमको क्या चेक करना है, हमको चेक करना है वेरिएशन, वेरिएशन मतलब चेंज, किसमें चेंज, जी की वैल्यू में, कब, जब ऑब्जेक्ट आप लेके गए हाइट पे। तो जब भी आपको वेरिएशन चेक करने हो तो आप क्या करते हो, दो इक्वेशन बनाते हो, दोनों को डिवाइड करते हो, क्योंकि कंपेयर करना है ना। वेरिएशन मतलब क्या, कंपैरिजन, किसका कंपैरिजन, जी की वैल्यू कहाँ पे, हाइट पे और कहाँ पे, सरफेस पे। तो दो इक्वेशन बन गया क्या हमारे पास, यस। तो दोनों क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1, तो ये आ जाएगा जी एच बाई जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर अपॉन जी एम बाय आर स्क्वायर। क्या कैंसल होगा, जी एम एंड जी एम विल कैंसल आउट। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा, तो ये मिलेगा आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर, राइट। तो इसका मतलब जी एच इक्वल टू, ये जो जी है उसको वहां शिफ्ट कर दूंगा, और आर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर इंटू जी, इक्वेशन नंबर 3। ये मिल गया आपको वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विथ हाइट। तो हमने क्या किया, एक इक्वेशन डिराइव किया हाइट के लिए, एक किया सरफेस के लिए, दोनों को कर दिया डिवाइड, वहां से एक नया इक्वेशन मिल गया, जी एच इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर इंटू जी। अब इससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और आगे एक और इक्वेशन आएगा। नंबर 1, मैंने आपको अभी भी बताया था कि जब ऑब्जेक्ट को तुम हाइट पे लेके जाओगे तो जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये फॉर्मूला वही तो बता रहा है, लुक एट द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है, ग्रेटर देन न्यूमरेटर। जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो तो नंबर 1 से छोटा होता है, फॉर एग्जाम्पल 1/2, फॉर एग्जाम्पल 1/4, फॉर एग्जाम्पल 1/5,
जब भी डिनोमिनेटर का नंबर न्यूमरेटर से बड़ा हो तो नंबर वन से छोटा होता है, और अगर वन से छोटा नंबर का स्क्वायर करोगे तो और भी छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल 0.5 का स्क्वायर 0.25, 0.4 का स्क्वायर 0.16। तो ओवरऑल ये जो नंबर है ये वन से क्या है, छोटा है। वन से छोटा है मतलब जी एच की वैल्यू जी से कम है। हेंस यू हैव प्रूव कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को ज्यादा हाइट पे लेके जाओगे वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी। नंबर वन। नंबर टू, अब थोड़ा सा हमको ऑफ टॉपिक जाना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स में आपने बाइनोमियल थ्योरम नाम का एक कॉन्सेप्ट सुना होगा। नहीं सुना तो मैं बता दूंगा, डो नॉट वरी। कम से कम आपको मैथ्स में कम से कम आपने ए प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब तो आपको पता है, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पता है, राइट। जैसे ही पावर में 2 3 4 5 दिखे, मतलब इसको सॉल्व करने का एक और तरीका आ सकता है, मतलब यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला भी बन सकता है। तो ये फॉर्मूला कब यूज करना है और नया फॉर्मूला कब यूज करना है, नया फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है, वो अच्छे से ध्यान दो, क्योंकि ये आगे आने वाले टॉपिक्स में भी हमको लगेगा। सेम थिंग यू विल नीड इन अपकमिंग टॉपिक्स अगले चैप्टर में। ये जो आर था, ये आर था न्यूमरेटर में। हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या? यस, करेक्ट। फिर आर बाय आर कितना हो गया? व्हाट इज आर बाय आर? 1 प्लस एच बाय आर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। तो ये आपको मिल जाएगा जी एच इक्वल टू 1/1 प्लस एच बाय आर का स्क्वायर इंटू जी। ये 1 प्लस एच बाय आर होल स्क्वायर, ये अगर ऊपर गया न्यूमरेटर में तो क्या लिखोगे? 1 प्लस एच बाय आर रेज टू -2 इंटू जी। अब इसके आगे आपको बाइनोमियल एक्सपांशन का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा ये। तो यहाँ तक तो आ गए। अब इसके आगे देखते हैं करना क्या है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने जीएच का इक्वेशन डिराइव किया था। जीएच का इक्वेशन था, जी का इक्वेशन दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो जीएच बाई जी क्या मिल गया हमको? जीएच बाई जी क्या मिल गया हमको? आर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर इंटू जी। यहाँ पे वेरीफाई हो गया कि जैसे तुम हाइट पे जा रहे हो वैसे वैसे जी की वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो नंबर वन से छोटा है, और उसका स्क्वायर तो वो और भी छोटा है, मतलब जी एच की वैल्यू इज लेस देन जी। ये यहाँ पे प्रूव हो गया। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पावर 2 दिखा, जब भी इंडेक्स 1 से बड़ा हो, 2 3 4 5 6 हो, तो उसको सॉल्व करने का एक और मेथड होता है। तो हमने क्या किया, इसको आर को डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर लिख दिया। आर बाय आर हो गया 1 प्लस एच बाय आर, 1 स्क्वायर इज 1, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एच बाय आर का स्क्वायर न्यूमरेटर में लेके आ गए, तो 1 प्लस एच बाय आर रेज टू -2 इंटू जी। अब इसके आगे आपको मैथ्स यूज करना पड़ेगा, इसके आगे मैथमेटिक्स के बिना सॉल्व नहीं होगा। तो अब अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम अच्छे से पहले सुन लो इसको। ए प्लस बी रेज टू एन, जैसे ए प्लस बी रेज टू 2, ए प्लस बी रेज टू 3, ए प्लस बी रेज टू 4, ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का क्यूब ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। आया कहाँ से? ये आता है बाइनोमियल एक्सपांशन थ्योरम से। इसको बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं या बाइनोमियल फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो ये आता है NC0 ए रेज टू एन बी रेज टू 0। बस पहली टर्म पता होनी चाहिए, बाकी अपने आप होता है। NC0, यहाँ जीरो तो वहां जीरो, बराबर। अब ए का पावर एक एक से कम होगा और बी का पावर एक एक से बढ़ेगा। NC1 ए रेज टू n-1 b1, NC2 ए रेज टू n-2 b स्क्वायर। ये कब तक? ये जब तक NCN नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास n की वैल्यू 2 है, a प्लस बी स्क्वायर है 2 है, तो 2 से 2 तक चलेगा ये। तो उसके बाद यहाँ लिखोगे a रेज टू 0 b रेज टू n। इसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपांशन थ्योरम। NC0 की वैल्यू होती है 1, NCN की वैल्यू होती है 1, NC1 की वैल्यू आती है n। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2C1? तुम दोनों को बोल रहा हूं मैं।
the one in green and sitting next, what is the value of 2C0? I am telling you again, तुमको अगर फिजिक्स 1% भी समझना है, खासकर ये चैप्टर, तो ध्यान 100% यहाँ चाहिए। तुम ध्यान नहीं दोगे तो मैथ समझ में आएगा नहीं, इक्वेशन समझ में आएंगे नहीं, तो डेफिनेटली बोरिंग लगेगा। सब्जेक्ट है इंटरेस्टिंग, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम योर साइड गए। NC0 और NCN की वैल्यू होती है 1। क्यों? उसका फॉर्मूला है, NCR का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस। तो अगर आपको NCR इसका आपको फॉर्मूला पता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, तो जब आप NC0 फाइंड करते हो तो आता है n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल, मतलब n फैक्टोरियल। कैंसल n, 0 फैक्टोरियल इज 1, तो NC0 इज, सिमिलरली NCN इज आल्सो 1। फिर NC1 फाइंड करोगे तो n आएगा, जैसे 2C1 3C1 4C1, 2C1 is 2, 3C1 is 3, 4C1 is 4, 5C1 is 5। देन फॉर एग्जाम्पल अभी आप बोलते हो a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आया कहाँ से? ये n की वैल्यू 2 डाल के देखो तो समझ में आ जाएगा, a प्लस b का स्क्वायर। तो NC0 मतलब 2C0 a स्क्वायर b रेज टू 0 प्लस 2C1 a रेज टू 2 माइनस 1 b रेज टू 1, 2C2 खत्म, लास्ट टर्म है ये, NCN इज लास्ट टर्म ऑलवेज, a रेज टू 0 b स्क्वायर। 2C0 इज a स्क्वायर और ये वापस से 1 प्लस 2C1 इज 2 ab प्लस 2C2 इज 1 a रेज टू 0 इज 1, हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर। तो ऐसा आता है a प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी क्यूब भी ऐसा ही आएगा, a प्लस बी रेज टू 4 भी ऐसा ही आएगा। अब इसमें मैं अगर ऐसा करता हूं, फॉर एग्जाम्पल पहले टर्म को a की जगह पे 1 लिखता हूं, दूसरे टर्म को b बाई ए लिखता हूं, तो 1 प्लस b बाई ए रेज टू एल। हम क्यों कर रहे हैं? हमारे पास पहला टर्म क्या है? 1, दूसरा टर्म क्या है? फ्रैक्शन फॉर्म में, समथिंग अपॉन समथिंग का फॉर्म है। तो जब मैं ऐसा करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? NC0, a मतलब कौन है? 1 रेज टू n, b मतलब कौन है? b बाई ए रेज टू 0 प्लस NC1 1 रेज टू n माइनस 1 b बाई ए रेज टू 1 प्लस NC2, ठीक है, एक टर्म और लिखना पड़ेगा हमको, NC2 1 रेज टू n माइनस 2 b बाई ए का स्क्वायर। ऐसा NCN तक आएगा 1 रेज टू 0 b बाई ए रेज टू n तक आएगा। गुड। अगर इसमें मैं और एक कंडीशन डाल देता हूं, वो कंडीशन है b इज वेरी वेरी लेस देन a। फॉर एग्जाम्पल b की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 10,000 है, तो b इज वेरी वेरी लेस देन a, मतलब b बाई a इज वेरी वेरी लेस देन 1। जैसे b की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 10,000 है, तो b बाई ए इज 10 रेज टू माइनस 4, 1 अपॉन 10 रेज टू 4। मैंने a की वैल्यू कितनी बोली? 10,000, मतलब 10 रेज टू 4, तो b बाई ए कितना आ गया? 1 अपॉन 10 रेज टू 4, मतलब कितना? 10 रेज टू माइनस 4। 10 रेज टू माइनस 4 का स्क्वायर कितना? 10 रेज टू माइनस 8, उसका क्यूब कितना? 10 रेज टू माइनस 12। फिर अगला टर्म 10 रेज टू 4, मतलब b बाई ए का क्यूब हो गया। अब b बाई ए का पावर 4, मतलब 10 रेज टू माइनस 4 का पावर 4 कितना आ गया? 10 रेज टू माइनस 16। मतलब अगर आप देख रहे हो तो जो हमारे पास b बाई ए वेरी वेरी लेस देन 1 था, जैसे 10 रेज टू माइनस 4 था, उसका स्क्वायर क्या हो गया? 10 रेज टू माइनस 8, 0.0000, ऐसे 7 0 फिर 1, तो बहुत छोटा है, तो कैन बी निग्लेक्टेड। मतलब जितने भी हायर ऑर्डर के टर्म है वो सारे के सारे तुम निग्लेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत छोटे आ रहे हैं। कब? when b by a is very very less than 1। नहीं, अब तो b by a की वैल्यू 2 आ गई तो निग्लेक्ट मत कर देना, क्योंकि 2 स्क्वायर विल बिकम 4, 2 क्यूब विल बिकम 8, 2 रेज टू 4 विल बिकम 16। उधर नंबर बढ़ते जाएंगे, इधर नंबर छोटे 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 होते आ रहे हैं, तो छोटे नंबर्स को तुम निग्लेक्ट कर सकते हो, बड़े को कर सकते हो क्या? हाँ, तो हमने निग्लेक्ट क्यों किया? क्योंकि b बाई ए के जो हायर पावर थे
पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5, पावर 6, ये क्या आ रहे थे, वेरी 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 स्मॉल। तो हमने क्या बोला कि छोड़ दो, बहुत स्मॉल है, तो छोड़ दिया उसको। तो दो ही टर्म बचे, पहले दो टर्म। अब मुझे बताओ, जो पहला टर्म है NC0, एनीथिंग रेज टू 1, एनीथिंग रेज टू 0, तो पहला टर्म NC1 n 1 रेज टू एनीथिंग 1, b by a रेज टू 1, तो 1 प्लस NB by a। तो हुआ क्या इन शॉर्ट, हमारे पास था 1 प्लस बी बाई ए रेज टू n, ऐसा था क्या? यस। और b बाई ए क्या आया, वेरी वेरी लेस देन 1। तो इसमें हुआ इतना ही हुआ। कितना हुआ पता है? हुआ इतना ही कि ये जो इंडेक्स था, इंडेक्स ये इधर से उतर के कहाँ आ गया, सीधा सेकेंड टर्म के साथ। तो इंडेक्स जो था वो इंडेक्स सीधा सीधा सेकेंड टर्म के साथ आ जाता है, बाकी सारे टर्म्स हो जाते हैं निगलेक्ट। अगर n माइनस हो तो, अगर ये माइनस होगा तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस आएगा। आ गया बराबर। गोइंग बैक टू दिस सिचुएशन, तो क्या हम लोग यहाँ पे 1 प्लस बी बाय ए रेज टू n अप्लाई कर सकते हैं क्या? यस और नो? हाँ, माइनस n हो प्लस n हो, पर क्वेश्चन ये है तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते जब तक, इसका कंडीशन क्या था, b शुड बी वेरी वेरी लेस देन a। b मतलब न्यूमरेटर और a मतलब डिनोमिनेटर। तो अगर मैं ये कंडीशन डाल दूं, इफ h इज वेरी वेरी लेस देन r, देन h बाय r इज वेरी वेरी लेस देन 1, तब ये यूज कर सकते हो। बराबर। तो दो फॉर्मूला मैंने बताया था कि वेरिएशन ऑफ g विद अल्टीट्यूड के दो फॉर्मूला बनते हैं। एक यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 है, और दूसरा जो अभी हम डिराइव करेंगे। तो अगर ऐसा कर दिया तो जी एच विल बी इक्वल टू, ये फॉर्मूला लगा दिया, तो ये जो -2 है ये डायरेक्ट किसके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकेंड टर्म के साथ। तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2h बाय आर इंटू जी, इक्वेशन नंबर 4। तो हमारे पास वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विथ हाइट विथ अल्टीट्यूड के दो फॉर्मूला आ गए। एक है जी एच इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर जी, एक है जी एच इक्वल टू 1 माइनस 2h बाई आर इंटू जी। कौन सा कब यूज करना है वो समझ लो। ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, तुमने ये इक्वेशन नंबर 4 कौन से कंडीशन में बनाया, h इज वेरी वेरी लेस देन r। व्हाट इज h? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। व्हाट इज r? रेडियस ऑफ अर्थ। व्हाट इज रेडियस ऑफ अर्थ? 6400 किलोमीटर। मान लो मैंने बोला कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो 10 किलोमीटर की हाइट पे है। तो हाइट कितना है, 10 किलोमीटर। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 6400 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर इज वेरी वेरी लेस देन 6400 किलोमीटर। यस, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। इक्वेशन नंबर 4, मैंने बोला हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो 3200 किलोमीटर की हाइट पे है। हाइट इज 3200 किलोमीटर और रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400। तो हाइट बहुत छोटा है क्या? नहीं। तो फिर इक्वेशन नंबर 4 यूज होगा क्या? नहीं। तो कौन सा यूज होगा? इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? क्लियर। तो कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, क्योंकि जेई नीट में सीईटी में बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे, कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है? इक्वेशन नंबर 3 ये तब यूज करोगे जब हाइट ज्यादा हो। कितना ज्यादा हो तो मैं लिख देता हूँ, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, ऐसा कोई बाउंड्री लिमिट नहीं है, ये एक अप्रोक्सीमेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हाइट की वैल्यू 320 किलोमीटर हो, तो हाइट की वैल्यू कितनी है, 320 किलोमीटर। मैं इसको 6400 बाई 20 लिख सकता हूँ क्या? बराबर है ना, 320 इज 6400 बाई 20। 320 कितना है, 6400 बाई 20, बराबर कि नहीं? लेकिन 6400 किसकी वैल्यू है, अप्रोक्सीमेटली रेडियस ऑफ अर्थ की, तो r बाय 20। तो हाइट अगर लेस देन और इक्वल टू r बाय 20 हो, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं मैं, इफ h इज लेस देन और इक्वल टू r बाय 20, उस केस में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, जी एच इक्वल टू 1 माइनस 2h बाय r इंटू जी। ये अप्रोक्सीमेशन है।
इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि 300 किलोमीटर 319.9 भी आया तो मैं वो यूज करूंगा। ये रफ रफ बता रहा हूँ मैं आपको। 300 किलोमीटर के लिए भी ये यूज किया चलेगा, लेकिन एकदम ही 3200 किलोमीटर आ गया फिर भी यही यूज कर रहे हो तो नहीं चलेगा। इन शॉर्ट तो रफ रफ है, इफ हाइट इफ h इज लार्ज, अगर h की वैल्यू लार्ज हो तो फिर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, जी एच इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर इंटू। क्लियर यहाँ तक? अब इसके आगे एक चीज और अच्छे से ध्यान में ले लो, कभी कभी तुमको हाइट बोल बताते ही नहीं है, क्वेश्चन में ऐसा बोलते हैं द वैल्यू ऑफ जी इज 99% ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस। एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 99% है ऑफ इट्स सरफेस वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल जी की वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ, ले सकते हो ना 10, 9.8 टू 10 तो लिख ही सकते हो ना, तो मैं 10 वैल्यू ले लेता हूँ, उसका 99% मतलब कितना 9.9, तो सरफेस पे कितनी थी 10, हाइट पे कितनी है 9.9, तो डिफरेंस कितना है वेरी स्मॉल। तो वेरी स्मॉल डिफरेंस हो तो हाइट क्या होगा वेरी स्मॉल, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा 1 माइनस टू एच बाई आर इंटू जी। कभी कभी ऐसा बोलते हैं द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h इज 1% ऑफ इट सरफेस वैल्यू। 1% ही है, मतलब सरफेस पे 10 है तो हाइट पे 0.1 है, तो हाइट बहुत ज्यादा होगा, हाइट बहुत ज्यादा होगा ना। तुम खुद लॉजिकली सोचो ना, तुम ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे आके बैठ गए, थर्ड फ्लोर पे आके बैठ गए, तुमको ऐसा लगता है कि ग्राउंड फ्लोर पे मेरा वेट 60 किलोग्राम था, इधर आके 6 किलोग्राम हो गया? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जी का वैल्यू में चेंज बहुत स्मॉल है। लेकिन तुमको अभी मैंने एक रॉकेट में बिठा दिया और ऊपर भेज दिया, हाइट बहुत ज्यादा हो गया, तो जितना हाइट ज्यादा होगा तुमको क्या लगेगा हमारा वेट कम होते जा रहा है। वेट कम क्यों होगा? क्योंकि वैल्यू ऑफ जी विल डिक्रीज। तो मैंने बोला अगर एक हाइट पे जी की वैल्यू 1% ऑफ सरफेस वैल्यू है, सिर्फ 1%, और पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, हाइट पे 0.1 है, तो हाइट बहुत ज्यादा होगा। तो बहुत ज्यादा होगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, जी एच इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? तो ये दो फॉर्मूला डिराइव कैसे किए एक बार अच्छे से समझ लो। हमने सबसे पहले शॉर्टकट, आई विल गो थ्रू शॉर्टकट्स ओनली। हमने सबसे पहले, और हमको चार वेरिएशन देखने हैं, वेरिएशन ऑफ जी विथ अल्टीट्यूड, विथ डेप्थ, विथ विथ लैटिट्यूड, और एक विथ शेप। तीनों चारों में लगभग लगभग अप्रोच सेम है। आप स्टार्ट करते हो बाय वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस, जी एम बाय आर स्क्वायर, इसको बोलते हो इक्वेशन नंबर 1। फिर आप अगर हाइट पे जा रहे हो तो फिर हाइट का इक्वेशन लिखते हो जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। फिर दोनों को कर देते हो डिवाइड, तो जी एच बाय जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर अपॉन जी एम बाय जी एम। तो जी एच बाय जी इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। तो जी एच इज इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर इंटू जी। ये इक्वेशन नंबर 3 गिव्स वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी विथ हाइट h, बट हाइट h शुड बी लार्ज इन दिस केस। एक क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेते हैं ओरली। अगर मैंने बोला हाइट 3200 किलोमीटर है, 3200 मतलब 6400 का हाफ, तो h की वैल्यू कितनी है r/2। तो h की वैल्यू कितनी है r/2, तो r अपॉन r प्लस r/2 का स्क्वायर। व्हाट इज r प्लस r/2? 3r/2, कैंसल एंड इसका स्क्वायर, ये 2 जाएगा ऊपर, उसका स्क्वायर होगा 4 बाय, और ये वैल्यू को मैं 10 मान लेता हूँ या 9.8 मान लेता हूँ, जो भी होगा बराबर। तो ये आ जाएगा 4/9, तुमको लिखना है तो तुम 9.8 लिख दो। तो लगभग लगभग 1 जा एंड 1.1 जा, तो 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसा एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन और एक था दिमाग में कि अगर हाइट कम हुआ तो, अगर हाइट बहुत ही कम है जैसे 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है, तो ये फॉर्मूला नहीं चलेगा वहां पे।
तो क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पे हमको बाइनोमियल थ्योरम लगा के हायर ऑर्डर के टर्म्स को निग्लेक्ट करना पड़ता है। तो पहले बाइनोमियल थ्योरम के लिए ये आर को डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लेके गए, फिर आर बाय आर कर दिया 1 और एच बाय आर, फिर 1 स्क्वायर इज 1, तो जी एच इक्वल टू 1/1 + h/r का स्क्वायर इंटू जी। तो जी एच इक्वल टू 1 + h/r⁻² इंटू जी। अब आपसे ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है कि तुम ये पूरा बताओगे, करना ही नहीं है। आपको सिर्फ लिखना क्या है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। क्या लिखोगे, यूजिंग जी एच इक्वल टू 1 - 2h/r इंटू, खत्म। तो तुमको सिर्फ ये मैंने बताया कि कहाँ से आया ये पता होना चाहिए, इसलिए नोट्स में मैंने लिखा नहीं है ये सब। दिस इज जस्ट टू नो, क्योंकि आगे जाके ऐसे कुछ टॉपिक आएंगे जहां पे आपको वापस ये यूज करना है। अब इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हाइट 20 किलोमीटर है। कितना, 20। मान लो आपको 20 लेना है, आपको 320 लेना है, 320 ले लो, चलो 320 लेते हैं। लेट अस टेक h टू बी इक्वल टू 320 किलोमीटर, क्योंकि मैंने अब भी बताया ना 320 मतलब 6400/2, मतलब कितना, सॉरी 20 मतलब r/20। तो h इक्वल टू r/20 है, तो h/r कितना है, कितना है 1/20। तो ये कितना आएगा 1 - 2/20 इंटू जी, मतलब 1/10। व्हाट इज 1 - 1/10, 9/10 इंटू जी, करेक्ट। बराबर, अगर जी की वैल्यू में 10 लेता हूँ तो 9/10 इंटू 10 तो कितना हो गया 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 लोगे तो थोड़ा सा वैल्यू अलग आएगा, थोड़ा सा वैल्यू चेंज होगा यहाँ पे। 9.8 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ तक क्लियर, इज दिस क्लियर। अब सिर्फ नेक्स्ट टॉपिक में इंट्रोड्यूस करूंगा, वी विल जस्ट इंट्रोड्यूस नेक्स्ट टॉपिक। जैसे हमने यहाँ पे देखा वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विथ हाइट मतलब अल्टीट्यूड, वैसे ही यू कैन चेक व्हाट इज द वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विथ डेप्थ। इसके लिए आपको एक छोटा सा असम्पशन लेना पड़ता है। अर्थ इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ शेल्स। नॉर्मली होता क्या है, हम जब भी अर्थ ड्रॉ करते हैं ना, यहाँ पे अभी हमने अर्थ ड्रॉ किया, क्या किया, ऐसा ड्रॉ कर दिया, राइट। लेकिन ऐसा होता नहीं है, यू शुड नो। अर्थ के जैसे जैसे तुम इनसाइड जाओगे तो अंदर जमीन नहीं है, अंदर लावा है, मोल्टन लावा। हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं अर्थ का डेंसिटी सेम है, मतलब अर्थ हर जगह पे सॉलिड है, अज्यूम करना पड़ेगा हमको। क्यों, क्योंकि यार तुम बोलोगे अर्थ अंदर प्लाज्मा है, अंदर सॉलिड तो नहीं है, डेंसिटी कम है, बाहर सरफेस पे डेंसिटी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि ऊपर स्टोन है ना, रॉक सॉलिड है, सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा होता है, अंदर डेंसिटी कम है। अगर तुम ऐसा अजम्पशन करके लोगे तो फिर इक्वेशन डिराइव नहीं होगा। तो हम यहाँ पे सिर्फ सिंप्लीफाइड वर्जन यूज करने वाले हैं। हम अज्यूम करेंगे अर्थ इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स, नंबर ऑफ शेल्स। तो अर्थ के सेंटर से अर्थ के सरफेस तक यू हैव नंबर ऑफ शेल्स। तो जैसे ये एक शेल है, उसके बाद और एक शेल है, फिर उसके बाद और एक शेल है। तो अर्थ इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ शेल्स। फिर और एक शेल होगा, तो मैं फिलहाल 3 ही शेल दिखा रहा हूं। एंड ऑल दिस शेल्स आर मेड अप ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। बताओ तो मैंने क्या बोला अभी। हम्म, यूनिफॉर्म डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी इज सेम। अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के सरफेस पे है, इसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या था, नहीं फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला Gm/, इसका मतलब आपने यहाँ पे अर्थ का पूरा ही मास लिख दिया। कितना है 6×10⁻²4 किलोग्राम। तो जब ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे या हाइट पे हो, उस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है वो अर्थ के पूरे मास की वजह से होता है। तो वेन एवर ऑब्जेक्ट इज एट सरफेस और अबोव द सरफेस, इट्स
एक्सपीरियंसेस ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू कंप्लीट मास ऑफ अर्थ। लेकिन जब ऑब्जेक्ट अर्थ के अंदर जाएगा तो अब उस ऑब्जेक्ट के नीचे कितना मास है वही उस पे फोर्स एक्सर्ट करता है। मतलब ऊपर का जो शेल है उसका फोर्स लगता है क्या? नहीं। मतलब जब हम यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला लिखेंगे, कहाँ पे? डेप्थ पे लिखेंगे। ये कहाँ था? सरफेस पे था। और अब कहाँ लिखेंगे? डेप्थ पे लिखेंगे। तो हम पूरा मास ले सकते हैं क्या? नहीं। तो हमको क्या लेना पड़ेगा? मास एट डेप्थ। मतलब इस स्पीयर के अंदर जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कितना मास है? md, मास ऑफ द अर्थ एट डेप्थ। डेप्थ क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये क्या है? ये डेप्थ है। डी, आपने सरफेस से ऊपर हाइट मेजर किया तो वैसे ही सरफेस से नीचे क्या मेजर करते हो? डेप्थ। अब जब डेप्थ मेजर कर रहे हो तो पहले क्या किया था? पहले आपने बोला था कि ये हाइट है h, ये क्या है? r, बराबर। अब उल्टा करोगे, अब आप बोलोगे ये डेप्थ है ना, ये डेप्थ है ना d, तो ये अर्थ के सेंटर से जहां पे ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस कितना होगा? r माइनस डी। क्योंकि अर्थ के सरफेस से सेंटर तक कितना था? r, डेप्थ कितना है? d, तो ये डिस्टेंस कितना है? इसको मैं डिनोट कर दूंगा आर डी, और यहाँ पे लिखोगे आर डी का स्क्वायर। फिर दोनों को करोगे डिवाइड। सिर्फ वहां पे डायरेक्टली हमको मास के टर्म्स में लिखते नहीं आएगा, तो हमको लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। वो हम देखेंगे